जी हाँ। जी हाँ, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर 4 पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। चैप्टर 4 पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो है ना हम लगभग ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, मात्र 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिया गया है और इस सभी क्वेश्चन का आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आप इस मंथन क्लासेस की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आइए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और जगदीश चंद्र माथुर। इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय के सिताब दियारा क्षेत्र के रहने वाले, जन्म लेने वाले एक व्यक्ति थे और बहुत महान कवि में गिने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय के थे। कहाँ के थे? बेगूसराय। और इन्होंने लिखा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है आधा शरीर जो है ना, मतलब कि ऐसा कल्पित रूप जिसमें आधा शरीर नर का और आधा शरीर क्या हो, पुरुष का हो, मानी पुरुष का आधा शरीर स्त्री का हो। कहने का अर्थ है कि आधा शरीर भगवान शंकर का और आधा भगवान पार्वती का, माँ पार्वती का हो। और इस तरीका के कल्पित रूप को अर्धनारीश्वर का दर्जा दिया गया है। अर्धनारीश्वर कौन? अर्धनारीश्वर। आगे है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर जन्म हुआ था 22 सितंबर 1908 को, फिर 23 सितंबर 1968 को, 24 सितंबर 1958 को और 25 सितंबर 1906 को। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर होगा बी नंबर 23 सितंबर 1908 होगा। 23 सितंबर 1908 होना चाहिए, सॉरी ये गलत है। 1968 नहीं होगा, 1908 होगा। 23 सितंबर रहेगा लेकिन 1908 होगा, 1908। इसको 8 करना होगा आपको। 23 सितंबर 1908, 23 सितंबर 1908। यदि आप लोगों को कॉपी में ये जो पेज मिला है उसमें मिसस्पेल्ड है तो आप उसको सुधारिए। 23 सितंबर 1908 होगा, ठीक है। आई मीन दू का बी आंसर हो जाएगा। दू का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी गलतियाँ नहीं मिलती है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है इसमें, टाइपिंग में स्प्रिंट के कारण ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, या पद्मश्री पुरस्कार मिला था, या पदक? ऐसा कुछ नहीं है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या जो है ना ऐसा डी नंबर ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। दिनकर जी को 1959 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। दिनकर जी को 1959 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था 1959 में, 1959 में। और उनके बाद 1972 में भी इनको एक पुरस्कार मिला था। 1972 में भी इनको पुरस्कार मिला था, लेकिन वो पुरस्कार मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको 1972 में। 1900 कब मिला था? 72 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर जी को उर्वशी लिखने के कारण। किसी कारण लिखा था? उर्वशी। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि उर्वशी के कारण ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो दिनकर जी को। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कारण से मिला था? उर्वशी के लिए। कब पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो 1972 में। ये तीनों अच्छा क्वेश्चन है, ये तीनों मस्ट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बेगूसराय, लम्ही वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो इटारसी मध्य प्रदेश ना होगा आंसर, बनारसी भी नहीं होगा, बेगूसराय होगा। क्या होगा? बेगूसराय। सिमरिया बेगूसराय। क्या होगा? सिमरिया बेगूसराय, ठीक है ना। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो संपूर्ण है कि अपूर्ण है कि अर्धपूर्ण है? क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है
वह संपूर्ण है कि अपूर्ण है कि अर्धपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 को गौर से सुनिए। जिस पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं है वो पुरुष अपूर्ण है, आधा है। पुरुष में यदि सिर्फ पुरुष मर्दाना यदि मर्द बन जाए, औरताना यदि औरत बन जाए, तो इसे दुनिया चलने वाला नहीं है। दुनिया को चलना चाहिए, यदि चलना है अच्छे ढंग से, तो पुरुष में भी स्त्री का गुण होना चाहिए और स्त्री में भी पुरुष का गुण हल्का होना चाहिए। ये नहीं कहना कि 100% पूरा का पूरा गुण हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन पुरुष में भी कुछ स्त्री का गुण होना चाहिए और स्त्री में भी कुछ पुरुष का गुण होना चाहिए, जिससे समय रहते किसी तरह के जो है यदि मुसीबत पड़े तो उस तरीके का काम को किया जा सकता है या उस तरह के काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए पुरुष में नारीत्व नहीं है तो पुरुष अपूर्ण है, और स्त्री में पुरुष का गुण नहीं है तो स्त्री क्या है, अपूर्ण है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुरुष में नारीत्व नहीं है तो वो क्या है, अपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। और हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं, है ना। यदि आपको किसी का आंसर आता हो तो आप हमें जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। दिनकर जी को किससे लिखे हुए पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिखा था? तो और नारीश्वर के लिए नहीं मिला था, शुद्ध कविताएं खोज के लिए नहीं, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए भी नहीं मिला था। बस में ना जी, सॉरी नहीं, 6 के बी, 6 क्या हो जाएगा, बी। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ नहीं, पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, और दिनकर की डायरी पर नहीं मिला था, ठीक है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को किस काव्य पुस्तक की भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कौन सा काव्य लिखे थे दिनकर जी कि इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? क्या मिला था? तो अभी हम बताए थे उर्वशी के लिए मिला। किसके लिए मिला? उर्वशी के लिए। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि उर्वशी के लिए इनको मिला था कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में। 1972 में। ऑप्शन देखते हैं। हाँ, ऑप्शन है डी नंबर, उर्वशी। ऑप्शन है डी नंबर, कौन सी? उर्वशी, ठीक है ना। तो हुंकार के लिए मिला था, रश्मरथी के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए और उर्वशी के लिए। तो उर्वशी के लिए इनको मिला था कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में। 1900 का मिला था 72 में, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 22 अप्रैल 1972 को, 22 अप्रैल 1972 को, या है 23 अप्रैल 1923 को, या 24 अप्रैल 1974 को, या 25 अप्रैल 1975 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1974 को। 24 1974 को। तो 1974 में 24 अप्रैल को जो रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हो गई। जब जब जो है ना, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति कर रहा था, तो उनके एक मित्र जो है ना रामधारी सिंह दिनकर क्या हो गए, चल बसे। रामधारी सिंह दिनकर क्या हो गए, चल बसे। और रामधारी सिंह दिनकर का जो है ना उस किताब में लिखता है, या उस चैप्टर में संपूर्ण क्रांति में लिखता है कि रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु जो है ना तमिलनाडु के मद्रास के वेलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। वेलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। इस बात को उस चैप्टर में जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे की ओर बढ़ेंगे हम, और 8 से आगे देखेंगे बहुत कम ही क्वेश्चन बचा हुआ है। और इसमें जो है ना क्वेश्चन है कि दिनकर जी की कविता में कौन सा गुण नहीं था? दिनकर जी की कविता में कौन सा गुण नहीं था? तो इसमें है कि क्या ओज गुण नहीं था, कि मसृणता नहीं था, या पौरुष नहीं था, या प्रभावपूर्ण व्याज्ञता नहीं था? क्या नहीं था? ओज गुण नहीं था, कि या मसृणता नहीं था? ये कहने का मतलब है कि इनके गुण में जो है ना, इनके जब भी कोई लिखते थे ये कविता, तो दिनकर जी की क्वालिटी थी कि ये नीरस बात नहीं लिखा करते थे, या निराशा नहीं था इनमें, समझे ना। निराशा किसी प्रकार का इनमें नहीं था, और कोई जो है ना उदासीनता वाला बात नहीं लिखते थे। अर्थात निराशा और उदासीनता नहीं था। निराशा और उदासीनता को कहा सकता मसृणता, माने बात ऐसा नहीं लगता कि मरा हुआ बात लिखते नहीं। जो दुनिया में घट रहा है, जो समाज में घट रहा है, जो हमारे देश में घट रहा है, उस चीज़ पर दिनकर जी लिखा करते थे। इसीलिए तो राष्ट्र कवि जाने जाते थे। इसीलिए तो दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। या राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर बहुत विख्यात आदमी थे, बात सुनना जी। तो इनके कविता में, इनके लेखनी में जो है ना कोई निराशा या उदासीनता टाइप का कोई बात नहीं था। अर्थात इनमें मसृणता नहीं था। इसको हम एक लाइन कह सकते हैं, निराशा। क्या लिख सकते हैं? निराशा या उदासीनता नहीं था, ठीक है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मसृणता। क्या हो जाएगा? मसृणता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो द्विवेदी युग के थे, कि या छायावादी युग के थे, या छायावादोत्तर युग के थे, या भारतेंदु युग के थे? दिनकर जी किस युग के कवि थे, ठीक है ना।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि दिनकर जी किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग के थे कि छायावादी युग के थे या छायावादोत्तर युग के थे, भारतेंदु युग के थे? तो दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि थे। इसका कहने का अर्थ होता है कि ये विद्रोही कवि भी थे। दिनकर जी एक विद्रोही कवि भी थे, समझे ना। तो विद्रोही कहने का मतलब आज़ादी से पहले, जब देश की आज़ादी की बात आई थी तो उससे पहले विद्रोही कवि कहलाए थे। और जब देश आज़ाद हो गया था उन्होंने केवल राष्ट्र के लिए लिखा था, अर्थात वो राष्ट्रीय कवि थे। क्या थे वो? राष्ट्रीय कवि थे। कैसे थे? राष्ट्रीय कवि। तो राष्ट्रीय कवि और विद्रोही कवि दोनों तरह है। तो छाया के पहले छाया के बाद, अर्थात छायावादोत्तर युग के कवि थे। 10 के सी, 10 के कौन सी? सी। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। 10 के कौन सी? यहाँ पे सी, ठीक है ना। 10 के क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। 10 के सी हो जाएगा। छायावादोत्तर युग के कवि थे। अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है? आधा नारी, पूर्ण नारी या शंकर या पार्वती का कल्पित रूप? शंकर या पार्वती का कल्पित रूप क्या कह रहा है? और नारीश्वर का क्या अर्थ है? आधा नारी, पूर्ण नारी, शंकर पार्वती कल्पित रूप या आधा पुरुष। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। हमें चैप्टर शुरू होने से पहले ही आपको शुरू होते समय ही बताए हैं कि अर्ध नारीश्वर का होता है शंकर और पार्वती का वह कल्पित रूप, या शंकर और पार्वती का ही कल्पित रूप, जिसमें आधा शरीर पुरुष का, आधा शरीर किसका हुआ? स्त्री का होता है, ठीक है ना, है ना। 12 नंबर, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। तो हो जाएगा शिव और पार्वती का। शिव और किसका? पार्वती का। शिव और किसका हो जाएगा? पार्वती का, ठीक है ना। तो 12 के क्या हो गया? ए नंबर। 12 का क्या हो गया? ए। और 11 को क्या हो गया? सी, दोनों, ठीक है। अब हम 13 की तरफ बढ़ते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमारे इस पुस्तक में जो है ना लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सब दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकाल कर ही करते हैं। और संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या आचार्य सीताराम चतुर्वेदी का, रामधारी सिंह दिनकर का? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था, जूठन, तिरिच और अर्धनारीश्वर। एक बार गौर से सीखेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना, कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। और जूठन के लेखक है वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि, एकदम याद रखिएगा। जूठन का लेखक कौन है? वाल्मीकि। और उसने कहा था कि लेखक है गुलेरी जी। कौन है? गुलेरी जी। तो उसने कहा था एक कहानी है। क्या है? कहानी। आप लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में, या इसका PDF निकाल करके आप इसको रख भी सकते हैं आप अपने पास, या PDF में भी आप जो है ना इस बात को डाल सकते हैं कि उसने कहा था कि लेखक गुलेरी जी है। और गुलेरी जी ने जो है ना क्या लिखा? कहानी लिखा। और तिरिच के लेखक उदय प्रकाश। कौन है? हुआ उदय प्रकाश। तिरिच के लेखक कौन सा है? उदय प्रकाश, ठीक है। तो इसमें हम सब बता दिए। तिरिच के लेखक उदय प्रकाश है। उसने कहा था कि लेखक गुलेरी जी है, और गुलेरी जी ने कहानी लिखा है। तिरिच भी कहानी है। और जूठन एक आत्मकथा, दलित आत्मकथा है, क्योंकि अपने आप बीती के बारे में बताया, इनको बचपन में कितना कष्ट था, इनके माता पिता को कितना कष्ट था, इस सभी चीज़ों को वाल्मीकि जी ने, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, जूठन ने बताया है। और अर्धनारीश्वर जो स्त्री और पुरुष की जो है असमानताओं के बारे में दिखाने का काम किया गया है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें मात्र 14 क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को इतना क्लास करने के लिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, अगले क्लास में। और नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो 5वां चैप्टर होगा, और 5वां चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार हम 5वां चैप्टर आपको दिखा ही देते हैं यहाँ पे। 5वां चैप्टर जो आपको मिलेगा वो बड़ा ही अच्छा शानदार चैप्टर होगा, जिसका नाम होगा रोज। क्या नाम होगा? रोज। और रोज के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे, या शॉर्टकट नाम इसका पड़ता आज्ञा जी। क्या नाम पड़ता? आज्ञा जी। तो आज इस चौथा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इतना ही पर समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तत्काल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारे इस यूट्यूब क्लास को आप देखते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अपने मित्रों को भी खास कर पे बताएं इस चीज़ को कि यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।